हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसके पहले सेशन में मैंने ऑलरेडी गेट के जो रीसेंट क्वेश्चंस थे वो आप सभी के साथ डिस्कस कर लिए थे। आज भी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस गेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। चलिए जल्दी से सबके साथ लिंक शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके। आज हम गेट 2011 से लेकर 2010 से लेकर 2015 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं इस एग्जामिनेशन में अभी तक और आगे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोर ओवर आज हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एंटीबायोटिक्स के नेम वगैरह हैं, जो ना सिर्फ गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इवन आपके दूसरे एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। ओके एवरीवन, चलिए तो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म, हम डिस्कस करते हैं। यस, तो एक और इम्पोर्टेंट बात है, गेट के जो है न्यू बैचेस लॉन्च किए गए हैं जो कि जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं सिंपली हमारी वेबसाइट विजिट करके, दैट इज www.ifsonline.com। यहाँ पर जाइए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कोर्स की। नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर दिया है प्रॉपर, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो तो हम आज का क्वेश्चन डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी से लिंक को और भी शेयर कर दीजिए सो दैट मोर नंबर ऑफ पीपल कैन ज्वाइन विद अस। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में और इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस आपके गेट एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस कर रही हूँ तो इट इज फ्रॉम गेट 2013 एग्जामिनेशन। द आरएनए प्राइमर, रेप्लिकेशन से क्वेश्चन है। अगर हम बात करेंगे तो कहाँ से क्वेश्चन है एवरीवन? रेप्लिकेशन से क्वेश्चन है कि द आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में ये पूछ रहे हैं बैक्टीरियल रेप्लिकेशन के बारे में। दैट इज, अगर हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन प्रोसेस में, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं? प्रोकैरियोटिक अगर हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की तो इसमें क्या होते हैं? डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमें आंसर निकालना है किसके लिए कि आरएनए प्राइमर का रिमूवल, आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज कौन करता है। ठीक है, तो नहीं, कौन रिमूव करता है ये निकालना है। प्राइमर रिमूवल का काम कौन करता है ये हमें पता करना है। ठीक है, कौन करेगा इसमें से? डीएनए गायरेज क्या करता है? चलिए, बहुत सारे लोगों ने आंसर सी बता दिया है। गुड आफ्टरनून गायत्री। ओके, चलिए बहुत सारे आंसर्स मिल गए हैं। दैट इज ऑप्शन सी कि प्राइमर। तो डीएनए गायरेज क्या है ये बता दीजिए। डीएनए गायरेज का दूसरा नाम है टोपोआइसोमरेज 2। बैक्टीरियल गायरेज क्या करता है? डीएनए गायरेजेस, ये टोपोआइसोमरेज 2 होता है। डीएनए गायरेजेस का काम क्या कर रहता है? ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में चेंज करता है। बेसिकली इट इंट्रोड्यूसेस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। अगर हम प्राइमेज की बात करते हैं तो डीएनए जी होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमर रिमूवल और डीएनए पॉलीमरेज 2 रिपेयर में काम करता है। किसमें काम करता है? रिपेयर में काम करता है। तो यस, आप सभी का आंसर करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन सी। डीएनए पॉलीमरेज 1 is involved in the removal of primer in case of the bacteria. ठीक है, in case of the prokaryotes। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सिस्टम की बात करते हैं तो क्या होता है? यूकैरियोट्स में प्राइमर रिमूवल का काम कौन करता है? यस, अगर हम यूकैरियोट्स में बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सिस्टम में, चलिए बताइए पूर्णिमा, रोहन, शेल के, मीरा, क्या यूकैरियोटिक सिस्टम में प्राइमर रिमूवल का काम कौन करता है? एनी आइडिया कौन करता है? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहाँ से है? गेट 2011 से। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और किसके बारे में है? डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में। देखिए, अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा
मैं बोल रही हूँ प्राइमर रिमूवल का काम कौन करता है, प्राइमर एडिशन का नहीं। मैंने यहाँ पे प्राइमर रिमूवल पूछ रही हूँ मैं, प्राइमर एडिशन नहीं। यूकैरियोट्स में प्राइमर रिमूवल कौन करता है? ठीक है, प्राइमर एडिशन का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। यूकैरियोटिक सिस्टम में रिमूवल का काम कौन करता है? आरएनएस किसने बोला है? आरएनएस एच। यस निर्जा, आरएनएस एच होगा। यस डेफिनेटली, गुड। आरएनएस एच एंड फेन एंडोन्यूक्लियस 1 है ना, दोनों ही मिलके प्राइमर रिमूवल का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज 3। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये बात कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम के बारे में। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 होती है, इसके लिए क्या बात सही है? तो इट इज अ हाईली प्रोसेसिव एंजाइम। DNA polymerase 1, 2, 3, 4 and 5. They are the different types of DNA polymerases found in the prokaryotic system. इनकी नेमिंग किसके अकॉर्डिंग हुई है? इनकी नेमिंग इनके अबंडेंस के अकॉर्डिंग ही हुई है। नेमिंग किसके अकॉर्डिंग हुई है? अबंडेंस के अकॉर्डिंग। अब इसमें से प्रोसेसिव एंजाइम मेजर रेप्लिकेटिव पॉलीमरेजेस डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, और इसमें क्या फंक्शन होता है? मेजर रेप्लिकेटिव पॉलीमरेजेस डीएनए पॉलीमरेज 3 होते हैं। आंसर ऑप्शन बी बोल रहे हैं। ठीक है, ये हाईली प्रोसेसिव होता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड ऐड कर सकता है। तो इसका अगर हम बात करेंगे तो ये 5 to 3 प्राइम में पॉलीमराइजेशन करवाता है। यस, सिंस एट 3 प्राइम देयर इज अ फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट, एंड अगर हम बात करते हैं तो इसका पास 3 to 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। और जो ये 3 to 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी इसके पास होती है, इसी के कारण हम बोलते हैं कि इसमें क्या होता है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करता है। ये क्या शो करता है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। यस, सभी ने बी बता दिया, वेरी गुड, सभी ने बी बता दिया। मतलब कि क्या Q and R बात सही है, P क्यों नहीं है सही? P क्यों नहीं है सही? चलिए P स्टेटमेंट के बारे में मुझे बताइए कि P क्यों गलत है। ऑप्शन जो P दिख रहा है आपको, P स्टेटमेंट जो दिख रहा है, वाई इट इज इनकरेक्ट। हमसे यहाँ पे ट्रू पूछा था, देन यू आर आंसरिंग मी दी आंसर एज ऑप्शन बी, दैट Q and R स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि इसमें 5 to 3 पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है, 3 प्राइम to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जिसके कारण वो प्रूफ रीडिंग शो कर पाता है, इनकरेक्ट एडेड न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर पाता है। बट व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट इनिशिएशन ऑफ चेन सिंथेसिस? चेन सिंथेसाइज तो कर रहा है ये, बट क्या डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या काम नहीं कर सकता? इसलिए हम पी को इनकरेक्ट बोल रहे हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता। कैसे सिंथेसिस नहीं कर सकता? वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता, फ्रॉम द बिगिनिंग सिंथेसिस नहीं कर सकता। वो चेन को एलोंगेट जरूर कर सकता है, बट सिंथेसिस को इनिशिएट नहीं कर सकता। पी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 में 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती। किसमें होती है 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी? किसमें होती है? इनिशिएशन बाय पॉलीमरेज 1। पॉलीमरेज 1 अगर मैं बात करती हूँ तो वो रिमूव करता है, ठीक है, प्राइमर रिमूवल का काम करता है। इनिशिएशन इज बाय प्राइमेज एंजाइम, प्राइमर ऐड करने वाली एंजाइम, ठीक है। यस, दिस इज नॉट ऑब्जर्व्ड, आंसर विल बी ऑप्शन बी। इनिशिएशन ऑफ चेन सिंथेसिस इज बाय प्राइमेज एंजाइम, दैट इज DNAG। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? वो रिमूव करता है। क्या डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव करता है प्राइमर को, और ये जो 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, ये उसमें होती है, इसी कारण प्राइमर रिमूवल हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम। इसमें से कौन सी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है? गेट 2010 का क्वेश्चन है।
गेट 2010 का क्वेश्चन है कि इसमें से जो फॉलोइंग एंजाइम्स प्रोवाइडेड हैं इसमें से कौन सी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है। यस, कौन सी होनी चाहिए। अगर मैं डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करूं तो अगेन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ प्राइमर, और ये गैप फिलिंग भी करता है। प्राइमर रिमूव करने के साथ साथ ये क्या करता है, गैप फिलिंग भी करता है। ठीक है, तो इसे टेम्पलेट की जरूरत है। यस, इसे टेम्पलेट की जरूरत है, रिक्वायर्स टेम्पलेट। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात करते हैं तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं उनको भी टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है जहाँ पर मेजर आरएनए पॉलीमरेजेस जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 हो या होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज हो बैक्टीरियल सिस्टम की, वो इन्वॉल्व रहती हैं, तो उन्हें भी डीएनए एज अ टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है। यस, इट ऑल्सो रिक्वायर्स टेम्पलेट। डीएनए पॉलीमरेज 3 टेम्पलेट रिक्वायर होता है इसको भी, बट टीडीटी दैट इज टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज, इट इज अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम। ये जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती थी, नहीं, जैसे कि कौन से एग्जांपल्स हैं अगर हम बात करेंगे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम के, पॉली ए पॉलीमरेजेस, एडेनिन एडेनिन ऐड कर दे रहे हैं। तो टीडीटी की अगर हम बात करते हैं, टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, ये एंजाइम कहाँ यूज होती है, ये कोई भी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को टेम्पलेट इंडिपेंडेंट वे में 3 प्राइम एंड की ओर लगाते हुए चलती है। ठीक है, ये 3 प्राइम एंड को एक्सटेंड कर देगी। ये क्या कर देगी, ये 3 प्राइम एंड। पॉलीमरेजेस करता क्या है, वो सिर्फ एडेनिन रेसिड्यूज को ऐड करता है, ये ऐसा नहीं करती है। इस एंजाइम को जनरली हम टनल अप्रोच में यूज करते हैं, जहां पर हम लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स को लेबल कर देते हैं और फिर उन्हें स्टडी करते हैं। तो टीडीटी इज कॉमनली यूज्ड इन टनल अप्रोच। टनल अप्रोच क्या होता है, टनल अप्रोच इट इज बेसिकली हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कोई सेल एपोप्टोसिस में जा रहा है या नहीं, हमें क्या करना है, हमें एक नॉर्मल सेल और एक एपोप्टोटिक सेल को आइडेंटिफाई करना है। तो एक तरह का बायोकेमिकल मार्कर की तरह ये टेस्ट यूज कर लिया जाता है, दैट इज टनल अप्रोच। ठीक है, जो भी सेल एपोप्टोसिस में जा रहा होगा या एपोप्टोटिक होगा उसका डीएनए फ्रैगमेंटेड होगा। वहां पर अगर मैं रेप्लिकेशन देखूंगी या नंबर ऑफ एडिशंस देखूंगी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स का, इट विल बी मोर। ठीक है, एज कंपेयर टू दी नॉर्मल सेल। तो जो टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज एंजाइम है, इसका टीडीटी में बहुत इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है, इसका टनल अप्रोच में बहुत इंपॉर्टेंट यूज देखने मिलता है। ओके, क्लियर है। टनल अप्रोच ये एपोप्टोटिक सेल और नॉर्मल सेल को आइडेंटिफाई करने में हम हेल्प कर सकते हैं। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम पॉली ए पॉलीमरेजेस भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिसमैच करेक्शन रिपेयर। यस, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, गेट 2012 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है, गेट 2012 का क्वेश्चन। और क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, मिसमैच करेक्शन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर की बात की जा रही है। मिसमैच रिपेयर सिस्टम की बात करिए। मिसमैच रिपेयर सिस्टम कब काम करता है, कौन से फेज ऑफ सेल साइकिल में। सी, बिल्कुल तुरंत आंसर मिल जाता है, बिल्कुल तुरंत आंसर मिल जाता है। चलो बहुत अच्छी बात है, दूसरे भी आंसर्स दे दीजिए, दूसरे भी आंसर्स दे दीजिए फिर। ओके, सभी को लगता है सी होगा, सभी को लगता है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। मिसमैच रिपेयर सिस्टम कौन से फेज ऑफ सेल साइकिल में चलता है, यस, कौन से फेज ऑफ सेल साइकिल में चलता है, एस फेज में, है ना, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में ये चलता है। हाँ जी, सी है। अगर मैं बात कर रही हूँ तो अब ये क्या पूछ रहे हैं कि हम पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड को डॉटर डीएनए स्ट्रैंड से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने बताया मिथाइलेशन, दैट इज ट्रू इन केस ऑफ, दैट इज ट्रू इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सिस्टम। लेकिन वहीं अगर यूकैरियोट्स होते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यस यस, एस फेज। अगर सपोज
यूकैरियोटिक सिस्टम है, यूकैरियोट्स में डीएनए तो मिथाइलेट होता नहीं है। यूकैरियोट्स में अगर हम बात करेंगे, डीएनए में मिथाइलेशन होता है, यूकैरियोटिक सिस्टम में नहीं। तो वहां पर मिसमैच रिपेयर सिस्टम कैसे पेरेंटल और डीएनए न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए डीएनए को आइडेंटिफाई करेगी? यहाँ कैसे आइडेंटिफाई कर रही है? विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेशन। यस, कि हमारे पास ये पेरेंटल स्ट्रैंड है तो यहाँ पे मिथाइलेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। वहीं हमारे पास अगर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है तो इस पर मिथाइलेशन नहीं होगा, तो ये हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन इज आइडेंटिफाइड। Hemimethylated condition is identified, correct. But if there is eukaryotic system, what will be the source of identification or the source by which we can distinguish between the parental and the newly synthesized strand? चलिए दीपिका बताइए। यस दीपिका, जेनिफर कुरैशी बताइए। अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास यूकैरियोटिक सिस्टम है तो डिफरेंस कैसे पता करेंगे आप? चलिए जवाब मिलने चाहिए उतने ही जल्दी। कम ऑन टेल मी, कैसे पता करोगे? नहीं पता? पता है, बाय द प्रेजेंस ऑफ, यस कम ऑन, आई विल वेट फॉर योर रिप्लाईज। यस रीना, अश्विनी, हम यूकैरियोटिक सिस्टम में कैसे आइडेंटिफाई करती है मिसमैच रिपेयर सिस्टम? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, है ना, कि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जिस स्ट्रैंड पे होंगे वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है, जो जिस स्ट्रैंड पर नहीं है, जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है, वो पेरेंटल होगा। यस, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखिए एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। एसिटाइलेशन मीन्स एसिटाइल ग्रुप का एडिशन, ठीक है। अगर देखिए एसिटाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं हम, या हम फॉस्फोराइलेशन करवा रहे हैं, मतलब कि हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे हैं। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब हम कोई कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब क्या करवाते हैं? ये मॉडिफिकेशन करवाते हैं। ये सब क्या करते हैं? ये क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डीएनए हिस्टोन से टाइटली रैप्ड है, डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, हिस्टोन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। तो हम हिस्टोन को एसिटाइलेट कर देंगे so that the DNA is free, एसिटाइलेटेड कर देंगे, उसे एसिटाइल ग्रुप दे देंगे। यस, सिमिलरली phosphorylation, glycosylation, such kind of methods are used for chromatin modification. ये एक तरह का मेथड है क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द प्रोटीन इन यूकैरियोट्स विच इज सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेशन। अगर कोई एक प्रोटीन है, अगेन ये यूकैरियोटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स में if there is a protein, it is a misfolded protein. If it is a misfolded protein, its fate will be what? Its fate will be what? जल्दी से बताइए इसका फेट क्या होगा? अगर कोई एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है तो उसका फेट क्या होना चाहिए? इट शुड गेट डिग्रेडेड। लेकिन डिग्रेड होने से पहले क्या होता है? इस पे यूबिक्विटिन नाम का प्रोटीन जुड़ता है। इस पे कौन जुड़ता है? यूबिक्विटिन नाम का प्रोटीन जुड़ता है। एक पूरी चेन जुड़ती है यूबिक्विटिन की। यस, इसे हम बोलते हैं पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन। पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन। और जब ये पॉली यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा तब ये इसका डिग्रेडेशन होगा। तब इसका क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा। अब देखिए यूबिक्विटिनेशन में भी अगर सिर्फ एक यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल जुड़ता है, एक यूबिक्विटिन जुड़ता है तो क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन होगा। और अगर बहुत सारे यूबिक्विटिन जुड़ते हैं, पॉली यूबिक्विटिनेशन होता है, तो प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है? प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है। क्लियर है बात? So the protein in eukaryotes which is subjected to degradation undergoes what? It undergoes ubiquitination. It undergoes what? It undergoes ubiquitination. सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी गुड एवरीवन, बहुत सही जवाब दे रहे हो आप लोग। ठीक है, मतलब आपकी पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बिल्कुल आपको क्लियर है ना गायत्री? बिल्कुल क्लियर है आपको, बहुत अच्छे से पढ़ लिया आपने। बढ़िया है, अगर इसी तरह पढ़ते रहे, इसी तरह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, फिर तो आप टॉप 10 में हैं।
चलिए आ जाइए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, मिथाइलेशन। अगर मैं अगेन फॉस्फोराइलेशन, मिथाइलेशन या कार्बोक्सिलेशन की बात करती हूँ या मोनोयूबिक्विटनाइजेशन की बात करती हूँ, तो दे हेल्प टू ब्रिंग अबाउट क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन। they help to what bring about chromatin modification। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। पहली बात तो अगर मैं क्वेश्चन को देखती हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर बताइए इसका क्या होना चाहिए। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस टॉपिक में से है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के किस टॉपिक में से है, ट्रांसलेशन में से है। एफिशिएंट ट्रांसलेशन टॉपिक भी इन्होंने ही दे दिया है कि ट्रांसलेशन से क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहे हैं, यू बैक्टीरियल mRNA प्रोसेस possesses a shine Dalgarno सीक्वेंस। ठीक है, मीन्स जो बैक्टीरिया है उसके पास क्या है, शाइन डलगार्नो सीक्वेंस, मतलब कि ये एक mRNA है, ये इसका 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। यहाँ पर जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, यहाँ पर जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है ओके गायत्री, राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है, यस, उसी राइबोसोम बाइंडिंग साइट को हम क्या, एसडी सीक्वेंसेस, क्या बोला जाता है उसे, एसडी सीक्वेंसेस बोला जाता है। ऑप्शन सी बोल रहे हैं सब। चलिए एसडी सीक्वेंसेस जो होते हैं उनके कंजर्व्ड रिपीट्स बता दो। क्या न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं एसडी सीक्वेंसेस में, क्या न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। यस बुशरा, आई हैव टेकन। ठीक है, चलिए कौन से प्रेजेंट रहते हैं, यस एसडी सीक्वेंसेस हैं, कौन से कंजर्व न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, जल्दी बताओ। अब ये चीज पता होनी चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आइडेंटिफाइड बाय whom, दिस इज आइडेंटिफाइड बाय, कौन आइडेंटिफाई करता है इन्हें बताइए, कौन आइडेंटिफाई कर सकता है, यस जल्दी से बता दो कौन आइडेंटिफाई कर सकता है इस सीक्वेंस को। प्यूरिन रिच सीक्वेंसेस, यस, है ना, एडेनिन ग्वानिन, इसे सब यूनिट आइडेंटिफाई करती है। ये मैंने राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट बना दी। राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट विल बी व्हाट, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में क्या होगी स्मॉल सब यूनिट हमारी, 30s। अब इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री, इसके पास 16s आरआरएनए होगा। ठीक है, राइबोसोम क्या है, आरआरएनए और प्रोटीन से बने हुए, इसकी जो स्मॉल सब यूनिट होती है उसमें 16s आरआरएनए होता है, which is complementarity, which shows complementarity to the SD sequences, which shows what, it shows complementarity to the SD sequences। okay, मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या सीक्वेंसेस होंगे, यूसीसी, कुछ इस तरह से, यस। तो आंसर विल बी डेफिनेटली ऑप्शन सी। एंड ASD इज व्हाट, एंटी शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस, जो कि 16s आरआरएनए में प्रेजेंट है, जो कि किसमें प्रेजेंट है, 16s आरआरएनए में। बहुत सिंपल सा ये आइडेंटिफिकेशन, कैसे इनिशिएशन होता है, ठीक है, कैसे इनिशिएशन होता है। स्मॉल सब यूनिट जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की होती है वो आइडेंटिफाई करती है दी राइबोसोम बाइंडिंग साइट, एंड जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है वहां पर क्या प्रेजेंट रहता है, वहां पर प्रेजेंट रहते हैं शाइन डलगार्नो sequences, and it is complementarity to anti-shine Dalgarno sequences that is present in the 16s rRNA। 16s rRNA कहाँ प्रेजेंट होता है, इन within the small subunit of ribosome। ओके, चलिए, हेलो प्रखर, हेलो, कैसे हो, चलो आ जाओ नेक्स्ट। हम्म, गेट 2010, ठीक है,
पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी ऑफ यूकैरियोट्स resides in okay, ऑप्शन बी। मैं क्या बोल रही हूँ कि यूकैरियोटिक सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं। यूकैरियोटिक सिस्टम में क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी एंड डी। जल्दी से बता दो क्या होगा आंसर। यूकैरियोटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। डी भी है, मैंने चेंज करा है यहाँ पे, मैंने ऐड करा है यूकैरियोटिक सिस्टम। तो प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी, तो इट इज इनिशिएटेड बाय 23S RRNA, यस। और यूकैरियोटिक सिस्टम में कौन इनिशिएट करता है? 28S RRNA, ठीक है, 28S RRNA। तो सिर्फ अगर पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी पूछेंगे तो बी एंड डी दोनों करेक्ट होंगे, यस। अगर सिर्फ पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी पूछेंगे तो बी एंड डी दोनों करेक्ट होंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अलग से पूछा गया है तो ये स्पेसिफिकली करेक्ट होंगे, ठीक है, ये स्पेसिफिकली करेक्ट होंगे, यस। So it was specifically for eukaryotes. I have mentioned it also. Yes. चलिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए, ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? 2011 में। डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सी बातें सही हैं ये पता करना है हमें, ठीक है, कि कौन सी बातें इसमें से सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एनहांसर सीक्वेंसेस आर दोज डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यस, डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसकी प्रोसेसिविटी मेंटेन करे, ये कौन इंश्योर करता है? इस स्टेटमेंट 1 करेक्ट और इनकरेक्ट? यस, ऑप्शन सी बोल रहे हैं, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। चलिए दोनों स्टेटमेंट पढ़िए, मेरे साथ रीड करिए आप। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? एनहांसर सीक्वेंसेस आर दोज डीएनए सीक्वेंसेस that are involved in increasing the rate of DNA replication। सी, अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की रेट की बात करती हूँ तो जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड चलेगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सिस्टम। यस, अगर वो उसकी प्रोसेसिविटी मेंटेन करना है तो वहां पर क्लैंप और क्लैंप लोडर रहते हैं, वहां पे क्लैंप और क्लैंप लोडर रहते हैं। कौन बोल रहा है ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्यों करेक्ट है? कौन से एनहांसर सीक्वेंस पढ़े हैं आपने रेप्लिकेशन में, बताना मुझे। कौन से एनहांसर सीक्वेंसेस हम डिस्कस करते हैं रेप्लिकेशन में? रेप्लिकेशन एक प्रोसेस रहता है जिसमें डीएनए अपने आप को सेल्फ कॉपी बना सकता है। यस, वेयर वी डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस एंड द प्रोसेसिविटी ऑफ द मेजर डीएनए पॉलीमरेज इज डिपेंड अपॉन द क्लैंप एंड द क्लैंप लोडर। It depends on what? Beta clamp and gamma complex in prokaryotes and pCNA ring and replication factor C in case of eukaryotic system। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। किसको करेक्ट लग गया और क्यों लग गया? ये कैसे करेक्ट हो सकता है बताइए? क्यों करेक्ट है? ये तो इनकरेक्ट हुआ ना। यस, अब ऑप्शन बी सही है, अब बचा ही नहीं। देखिए, एनहांसर सीक्वेंसेस आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, वर्क बाय बाइंडिंग द यूकैरियोटिक जीन एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। यस, अगर मैं बात कर रही हूं तो कुछ प्रमोटर्स के साथ, प्रमोटर्स हैं, टर्मिनेटर्स हैं, ये स्ट्रक्चरल ट्रांसक्रिप्शनल सब ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है ना। अगर मैं बात कर रही हूँ, प्रमोटर रीजन रहता है, टर्मिनेटर रीजन रहता है,
और बीच में कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जिससे हम आरएनए को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं? हम आरएनए बना सकते हैं, ठीक है। प्रमोटर रीजन where the RNA polymerase will associate, terminator region from where the RNA polymerase will dissociate. Yes, तो हम RNA को सिंथेसाइज करवा सकते हैं और यहाँ पे कुछ अपस्ट्रीम एलिमेंट्स में away from the promoter region there can be presence of some sequences termed as enhancer. They are what? They are regulatory elements and they are help in gene regulation. They are what? They are present in DNA and they help in regulation. Gene regulation में help करते हैं. Enhancers क्या हैं? They help in gene regulation. They can bind to activators and modulators, and what they can do? They can help in gene regulation. Yes, they can help in what? Gene regulation. Okay. तो इन्हें क्या बोलते हैं? Enhancer sequences work by binding with eukaryotic gene activating factors. Yes, इस पे कोई एक्टिवेटर आकर बाइंड होता है, एनहांसर पे कोई एक्टिवेटर आकर बाइंड होगा तो ये इसको रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। एनहांसर सीक्वेंसेस पे एक्टिवेटर्स आकर बाइंड होते हैं, ये रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, तो आंसर क्या हो गया? यस, आंसर क्या हो गया? आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलो, वेरी गुड एवरीवन, जिसने भी ऑप्शन बी बोला था। यस, गायत्री ने भी बोला ट्रांसक्रिप्शन रेट को बढ़ा सकते हैं। गुड गायत्री, विलास सिंधे, गुड। चलिए, बाकी सबने ऑप्शन बी क्यों बोल दिया था जल्दी जल्दी में? ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी, ये दोनों सही बातें हैं। रीड नहीं किया था क्या स्टेटमेंट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये सीधी सीधी बात अगर मैं बात करूंगी तो ये हमारा जो है ये इंफॉर्मेशनल बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो इसमें कौन सी चीज क्या काम करती है, अगर हम बात करेंगे तो कौन सा ड्रग क्या काम करता है। हमें ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मैच करना है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इन ड्रग्स की लिस्ट भी बना सकते हैं। कुछ ड्रग्स मैंने जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लास्ट सेशन लिया था आपके साथ तब भी डिस्कस किए थे। आज अगेन मैं कुछ ड्रग्स डिस्कस कर रही हूँ, तो आप ये सिंपली नोट डाउन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉट ओनली फॉर गेट एग्जामिनेशन, फॉर अदर एग्जामिनेशंस ऑल्सो। जैसे आपके सेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आप किसी भी सेट कोई भी सेट अटेम्प्ट करिए, आप साउथ के हो, नॉर्थ के हो, महाराष्ट्र के हो, कोई भी सेट अटेम्प्ट करिए, एक ना एक क्वेश्चन आपको ड्रग पर, एंटीबायोटिक के एक्शन पर मिल ही जाएगा। तो इसका एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा। तो लेट्स सी क्या है। फर्स्ट इज क्लोरामफेनिकोल। अगर हम क्लोरामफेनिकोल की बात करते हैं तो क्लोरामफेनिकोल क्या है? जो हमारा क्लोरामफेनिकोल है ये ट्रांसलेशन इनिबिटर है। बेसिकली ये क्या है? ये ट्रांसलेशन इनिबिटर है। तो ट्रांसलेशन इनिबिटर मीन्स इट इज डूइंग व्हाट? जो हमारी ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो पी का आंसर विल बी 3। ये क्या करता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। क्लोरामफेनिकोल किसकी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा? बताइए, प्रोकैरियोटिक की या यूकैरियोटिक की? एनी आइडिया? आंसर ऑप्शन सी मुझसे ही हो गया था। यस, आंसर ऑप्शन सी है। पर नॉरफ्लेक्सिन, प्यूरोमाइसिन और रिफाएम्पिसिन, रिफाएम्पिसिन किसके लिए एज अ ड्रग यूज किया जाता है? फॉर विच डिजीज रिफाएम्पिसिन इज यूज एज अ ड्रग? जल्दी से बता दो, रिफाएम्पिसिन किस डिजीज के लिए एज अ ड्रग, एज अ ट्रीटमेंट यूज किया जाता है? फॉर यस, क्लोरामफेनिकोल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। 23S प्रोकैरियोटिक की। तो और साइक्लोहेक्सामाइड क्या करेगा फिर? पूर्णिमा? यस, सही जवाब दे रहे हो, सही जवाब दे रहे हो सब, बिल्कुल ठीक है। तो ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। आंसर विल बी दिस। अगर मैं नॉरफ्लेक्सिन की बात करती हूँ या प्यूरोमाइसिन की बात करती हूँ तो नॉरफ्लेक्सिन, सिप्रोफ्लेक्सिन, ये सब क्या करते हैं? यस, शिरीन, वेरी गुड। जो रिफाएम्पिसिन है इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ड्रग फॉर टीबी ट्रीटमेंट, ठीक है। टीबी के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है इसे।
और रिफाएम्पिसिन क्या कर सकता है, रिफाएम्पिसिन बाइंड कर सकता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के और इनिशिएशन इनहिबिट कर सकता है। क्या कर सकता है, इनिशिएशन इनहिबिट कर सकता है। तो S शुड बी 2। अब नॉरफ्लेक्सिन और प्यूरोमाइसिन का क्या काम है, तो नॉरफ्लेक्सिन हुआ, सिप्रोफ्लेक्सिन हुआ, ये सब या क्विनाइन ग्रुप ऑफ ड्रग्स हम बोलते हैं या हम इटिपोसाइड्स बोलते हैं यूकैरियोटिक सिस्टम में। ये सब क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग दी बैक्टीरियल डीएनए गायरेजेस। देखिए अगर मैं बात कर रही हूँ आरएनए पॉलीमरेज की एंजाइम की, पहले हम आंसर ढूंढ लेते हैं फिर हम थोड़े से इसके इनहिबिटर्स लिख लेते हैं। तो P का 3 होगा, Q का 1 हो जाएगा। प्यूरोमाइसिन मिमिक्स अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस, R का 4 हो जाएगा। आंसर निकल आएगा 3, आंसर निकल आएगा 3। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसको 2 ड्रग इनहिबिट कर सकते हैं। एक तो होता है रिफाएम्पिसिन और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोलाइडिजिन, स्ट्रेप्टोलाइडिजिन। अभी देखो ये ऐसे, ये तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जो आपको आते हैं तो अटेम्प्ट करिए, नहीं आते हैं तो मत अटेम्प्ट करिए, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो अगर आपको आते हैं तो ही अटेम्प्ट करें वरना ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग। मैच द एंटीबायोटिक्स ऑफ ग्रुप 1। चलिए इसका आंसर बताइए विथ ग्रुप 2। चलिए इसका आंसर बताइए, दिस विल बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि चलिए पहले वाले तो आपने सुने थे, इसमें तो आपने सिर्फ इरिथ्रोमाइसिन के बारे में सुना होगा। बाकी क्या करते हैं, अगर मैं बात कर रही हूँ तो बाकी क्या करते हैं, PQRS निकालिए। तो जो सल्फोअमाइड रहता है, अगर मैं सल्फोअमाइड की बताइए जल्दी से, यस कौन बता रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। कि हमने इरिथ्रोमाइसिन के बारे में तो डिस्कस किया ही किया है कि इरिथ्रोमाइसिन जो करेगा वो प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो ब्लॉकेज करवाएगा, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है, आई थिंक सो वॉइस इज क्लियर, वॉइस तो आ ही रही है ना अंजुम, वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ए होगा, डी होगा। देखिए मैंने अभी बोला क्विनाइन ग्रुप ऑफ ड्रग्स टोपोआइसोमरेजेस को इनहिबिट कर सकते हैं, हिंट मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। क्विनाइन ग्रुप ऑफ ड्रग्स टोपोआइसोमरेजेस को इनहिबिट कर सकते हैं, हिंट मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। डी होगा आंसर या कुछ और, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी ओनली। यस आंसर विल बी डी ओनली, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो देखिए अगर आपको एक बात तो पता ही होगी कि जो इरिथ्रोमाइसिन है वो ट्रांसलेशन जब भी हम डिस्कस करते हैं, अगर हम बात करेंगे
ट्रांसलेशन जब भी हम डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे इनिबिटरी ड्रग्स पढ़ते हैं या एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं। तो जो इरिथ्रोमाइसिन है वो क्या करती है, वो पेप्टाइड चेन इलोंगेशन को इनहिबिट करेगी। वो ट्रांसलेशन में एरर लाती है, ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती है इरिथ्रोमाइसिन। तो R का 2 होना चाहिए, ये तो कंफर्म था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 और A और B तो नहीं लगना चाहिए। बाकी करेक्ट ऑप्शन विल बी दैट सल्फोअमाइड जो रहता है ये फॉलिक एसिड बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है। क्विनाइन ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो रहते हैं वो टोपोआइसोमरेजेस को इनहिबिट करते हैं, अभी हम डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर हम यूकैरियोटिक टोपोआइसोमरेज की बात करते हैं, यूकैरियोटिक टोपोआइसोमरेजेस की बात करते हैं, तो जो यूकैरियोटिक टोपोआइसोमरेजेस हैं इट इज इनहिबिटेड बाय एडिपोसाइट्स, कैंपोथेसिन वगैरह से ये इनहिबिट हो सकता है टोपोआइसोमरेज। अभी हमने देखा नॉरफ्लेक्सिन, सिप्रोफेक्सिन भी हैं। आंसर वैसे भी निकल कर आ गया था। तो देखो कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे मेमोरी बेस्ड भी आते हैं गेट में, आते हैं तो अटेम्प्ट करिए, नहीं आते हैं तो रिस्क मत लीजिए। तो कुछ इस तरह से के क्वेश्चंस आपसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पूछे जा सकते हैं। यस, कुछ इस तरह के सिंपल छोटे डायरेक्ट क्वेश्चंस गेट एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आज का सेशन क्लियर है। बस अब हम यहीं रोकते हैं। इसका पहला सेशन और देख लीजिएगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी। अराउंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं जो 2010 से अभी तक पूछे गए हैं। तो अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो सिंपली वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। So that's all from my side for today. Okay, happy learning everyone and stay tuned to IFS. Thank you so much.